स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है सिर्फ 5 चैप्टर्स पे डिवाइडेड है और बहुत सिंपल 5 चैप्टर्स हैं। मतलब आप कहेंगे कि सर इससे ज्यादा सिंपल पूरे सिलेबस में कुछ नहीं होगा। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं। 50 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है आपका और इसके अंदर सच बोलूं तो जो रियल कोर्स है वो बहुत कम है। 5 चैप्टर्स जो है ना आपके, अगर आप तरीके से दिल लगा के पढ़ें तो मैक्सिमम 2-3 मंथ्स, मैक्सिमम 2-3 मंथ्स में खत्म हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल चैप्टर्स हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट सारी लड़ाई जो आ रही है यहां पे आ रही है दिखने की। स्टूडेंट्स एसएम में इसलिए फेल नहीं होते कि उन्हें कॉन्सेप्ट नहीं आते। स्टूडेंट्स एसएम में इसलिए फेल होते हैं कि उन्हें अपनी बात लिखनी नहीं आती। कॉन्सेप्ट तो इतना सिंपल है कि आप पढ़ोगे तो आप कहोगे कि सर मैं क्या बताऊं इसको। मतलब आप सोचिए इसने मीनिंग बता रखा है किस चीज का, कस्टमर क्या होता है, इंडस्ट्री क्या होती है, चैनल्स क्या होते हैं। ये सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है, पूरा यही चैप्टर है आपके सामने दिख रहा है। मतलब यही है, स्टेक होल्डर क्या होते हैं, कस्टमर और कंज्यूमर में क्या अंतर होता है। तो बच्चा फेल कहां हो रहा है? स्टूडेंट एक्चुअली फेल हो रहा है 2 कारणों से। पहला, स्टूडेंट्स को सही तरीके से एसएम पढ़ने नहीं आता। एसएम कभी भी फर्स्ट चैप्टर से नहीं पढ़ी जाती। स्टूडेंट क्या गलती करता है, चैप्टर 1 उठाता है और उसके बाद पढ़ना शुरू कर देता है। एसएम क्या, कोई भी सब्जेक्ट कभी भी चैप्टर 1 से नहीं पढ़ना चाहिए। आप कहोगे लेकिन सर सारे बेसिक तो वही लिखे होते हैं, मानता हूं, लेकिन कभी भी अगर आप चैप्टर 1 पढ़ोगे किसी भी बुक का, एकेडमिक बुक का, तो उससे ज्यादा बोरियत आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसमें डेफिनिशंस होंगी, कॉन्सेप्ट होंगे जो कि आपको समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि उसके मीनिंग जो है वो आगे है। तो पढ़ना कैसे चाहिए? हमेशा चैप्टर 2 या चैप्टर 3 से पढ़ना शुरू करना चाहिए हमेशा। और जिस कंटेंट को पढ़ना हो, जो रह गया हो, जिसका मीनिंग वहां रह गया हो, उसको चैप्टर 1 में रेफर करना। ये हर बुक के लिए फॉलो करो। जैसे कॉस्टिंग पढ़ते हैं तो मैं कभी आपको चैप्टर 1 से नहीं पढ़ाता, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, चैप्टर 2 से शुरू करूंगा और उसमें जो मीनिंग आते जाएंगे चैप्टर 1 के, वो चैप्टर 1 के धीरे धीरे मीनिंग में सारे कवर करता जाऊंगा। फिर आखिर में चैप्टर 1 देखेंगे तो आपको ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, पर रह क्या गया? वो रह गया सिर्फ उसको कंपाइल करके 2-4 क्वेश्चन करना, बस। समझे या नहीं? तो आज हम लोग चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 क्या है? ये फोकस मेनली है माइकल पोर्टर के ऊपर। आपने कहा ये कौन है महाराज माइकल पोर्टर? एक बहुत ही रेस्पेक्टफुल पर्सन थे माइकल पोर्टर, अब नहीं रहे, कुछ साल पहले उनका अनफॉर्चुनेटली डिमाइस हो गया। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर थे। उन्होंने कुछ बिजनेस करने की स्ट्रेटेजीज बनाना सिखाया। आपने कहा कि सर बिजनेस में ऐसा क्या है? बिजनेस में क्या होता है, कोई भी कर लेगा, इसमें स्ट्रेटेजी क्या करेगी? माइकल पोर्टर कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो सारी ऑर्गेनाइजेशन चलती, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी फ्लॉप नहीं होती, फेल नहीं होती। अरे सर वो तो किस्मत की बात होती है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन गिर जाती है, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन सारी चल जाती है। बिजनेस तो सबको करना आता है, उनमें होता ही क्या है? उन्होंने कहा कि देखो सब कुछ जो घूम रहा है ना, किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? माइकल पोर्टर साहब से। तो आपको उनका नाम याद रखना है, उनकी स्पेलिंग नाम याद रखनी है आपको, हर चीज। देखो ये जैसे ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको दिख रहा है 5 फोर्सेस पोर्टर का है। आपको यहाँ पे आपको दिखेगा चैप्टर 3 में दिखा रहा हूं, जेनरिक स्ट्रेटेजीज माइकल पोर्टर की है। मतलब आपको हर जगह कॉम्पिटिटिव एडवांटेज माइकल पोर्टर का, ये माइकल पोर्टर। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन इंसान है? माइकल पोर्टर। बाकी सब तो फालतू के, जेन्युइनली बोल रहा हूं। बाकी सब आपको क्या सिखाएंगे? छोटी मोटी चीज। मेंडेलो बता देगा कि यार स्टेक होल्डर शेयर होल्डर में क्या अंतर है, और किसके पास पावर होती है, किसके पास इंटरेस्ट होता है, पावर वाले पे ध्यान देना चाहिए, इंटरेस्ट पे, ये सब चीजें। लेकिन पोर्टर साहब सिखाते हैं बिजनेस करना। तो आपके करिकुलम में जो सबसे ज्यादा स्कोर आएगा आपका, वो सिर्फ तब आएगा जब आप माइकल पोर्टर साहब की बात सुनोगे। पोर्टर साहब ने बहुत सिंपल बातें में बताई, मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा, इस चीज के लिए, एसएम के लिए
आपको कंपल्सरी स्टडी मटेरियल फॉलो करना और कुछ फॉलो ही नहीं करना। स्टडी मटेरियल भर के गलतियां हैं, मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। माइकल पोर्टर तक को गलत कोड कर दिया उन्होंने। अब आप कहोगे फिर हम क्या करें पेपर में, गलत लिख के हैं सही? आंसर है आप गलत लिख के आएंगे, आप गलत लिख के आएंगे। लेकिन सर ये तो गलत है, सही चीज लिखनी चाहिए। बिल्कुल, उसके लिए मैं आपके लिए आपके बेहाफ पे मेल करूंगा ICAI को, वो अपने नेक्स्ट एडिशन में अपडेट करेंगे। लेकिन वो नेक्स्ट एडिशन जो होगा वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं मतलब वो जो नेक्स्ट एप्लीकेबल होगा, जैसे अगर आपने किया तो नवंबर के लिए एप्लीकेबल होगा, तो आपको जो लिखा है वो आपके लिए गीता के उपदेश है, आपको वही फॉलो करना है। समझ में आया या नहीं आया? अगर उसने लिखा कि यार आदमी उल्टा चलता है, आदमी पांव पे नहीं चलता, सर पे ही चलता है, चाहे वो गलत है या सही है। आपके हर सब्जेक्ट में 30% जो मार्क्स हैं वो MCQ बेस है। कितने? 30% मार्क्स किसके हैं? MCQ। और MCQ में कोई नेगेटिव नहीं, तो हम लोग मीनिंग को सबसे ज्यादा एम्फेसिस करेंगे। और हर चैप्टर में हर टॉपिक के बाद, क्योंकि टॉपिक तो इतना सा है, आपको मेरे साथ ब्रेनस्टॉर्म करना है। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेनस्टॉर्म? ब्रेनस्टॉर्म का मतलब होता है कि आपको मेरे साथ डिस्कस करना है कि सर अगर ऐसा हो तो वो हो, अरे सर इस कंपनी में ऐसा नहीं हुआ था, सर मैंने अपनी लाइफ में ऐसा देखा था, ऐसा तो नहीं हुआ था, तो ऐसे में क्या स्ट्रेटेजी लगी थी? अरे सर आपको नहीं लगता माइकल पोर्टर यहां पे गलत है? तो आपको सबको ब्रेनस्टॉर्म करना है, क्योंकि अगर आप ब्रेनस्टॉर्म नहीं करोगे और रट्टू तोता बन के यहां बैठ गए रहे, तो आप कहेंगे जीरो, बड़ा वाला जीरो। और अगर आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे तो विश्वास करो फिर आपके नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं माइकल पोर्टर से। लेकिन माइकल पोर्टर को शुरू करने से पहले एक बेसिक चीज अभी आपको ये बनाना है, ये कॉपी पे 1 मिनट बाद हेडिंग छोड़ दीजिए आप सिर्फ ये देखिए, ये भी काट देंगे, आप सिर्फ ये देखेंगे। मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, मैं पेन का कौन हूं? प्रोड्यूसर। मैं पेन का कौन हूं? प्रोड्यूसर। अब से मैं प्रोड्यूसर नहीं बोलूंगा अपने आप को, मैं अपने आप को बोलूंगा फर्म या कंसर्न, क्योंकि आपकी स्टडी मटेरियल हर जगह फर्म या कंसर्न यूज करती है। माइकल पोर्टर ने दोनों चीजें यूज की, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं फिर से, क्योंकि आपको पेपर में नंबर लाने, माइकल पोर्टर साहब के ऊपर रिसर्च नहीं करनी है, नहीं तो आपको वही लिखना है जो पेपर के लिए बढ़िया। तो मैं कौन हूं? आपका प्रोड्यूसर। मैं एक फर्म हूं और मैं आपको कुछ चीजें सिखा रहा हूं जिससे आपके कई सारे टॉपिक एक साथ कवर हो जाएंगे। पहले ध्यान से सुनना। मेरे को पेन बनाने के लिए निब और प्लास्टिक की जरूरत पड़ती है। जैसे पेन है, नॉर्मल पेन है, लेटेस्ट से ये वाला इंक पेन, मेरे को इंक चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, शायद कुछ मेटल भी चाहिए निब बनाने के लिए। तो आप कहोगे सर मेरे को इन सब चीजों के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत है, मतलब कच्चा माल। ये रॉ मटेरियल मैं किससे लूंगा? कोई बता सकता है? सप्लायर्स। किससे? सप्लायर। तो जो मुझे माल सप्लाई करेगा या जिससे मैं परचेज कर रहा हूं उसको कहते हैं सप्लायर। ध्यान से सुनना, मैं हूं बीच में फर्म, मेरे इधर कौन बैठा है? सप्लायर। तो मेरे इधर कौन बैठा होगा? बायर। मेरे इधर कौन बैठा होगा? बायर। समझ में आया या नहीं आया? देखो बार बार बोल रहा हूं, सिलेबस बहुत कम है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक एक वर्ड इसमें काम का है। पहले 8 चैप्टर थे, 5 चैप्टर है एसएन के। बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है और रियल लाइफ में भी बहुत काम में आएगा। जब फाइनल में आओगे ना तो मेरे पास तो मैं कॉस्टिंग एसएन दोनों जोड़ के पढ़ाऊंगा, एक सिंगल सब्जेक्ट बन जाएगा, अभी अलग लगेगी। तो आप कहेंगे अच्छा एक है सप्लायर, एक है बायर। मुझे एक बात सोचो, बीच में क्या आएगा इनके? वो आएगा चैनल। चैनल क्या होता है?
रास्ते। चैनल क्या होते हैं? रास्ते। आपने का मतलब, मैं कौन हूं पहले बताओ? फर्म। मैं कौन हूं? फर्म। प्रोड्यूसर या फर्म। मैंने जिससे माल खरीदा वो कौन है? सप्लायर। मैंने जिसको माल बेचा वो कौन है? बायर। बीच में कौन आया? चैनल। अब आप कहोगे सर ये क्या बेकार की बातें कर रहे हो? मैं कोई बेकार की बात नहीं कर रहा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो, ये रहा, ये चैनल पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है आपके पास। ये चैनल आपको दिख रहा है ना, पूरा एक्सप्लेन इसी चीज को किया हुआ है। कस्टमर, कंज्यूमर, अभी मेरे को सब बताना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, मान लो मैं बना के बेचता हूं कंज्यूमर प्रोडक्ट, नॉर्मल कंज्यूमर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? मेरा प्रोडक्ट है कलर्स, क्रेयॉन कलर्स। कैमल के आते हैं क्रेयॉन कलर्स, देखिए। अब मुझे बताओ, मैंने क्रेयॉन कलर्स, मान लीजिए मेरा नहीं है, मान के चलिए इनका है। शी इज दिव्या, शी इज फर्म, ओनर ऑफ क्रेयॉन कलर्स, कैमल कंपनी के ओनर है। इन्होंने क्या किया? पेन, इन्होंने वो बेचे क्रेयॉन कलर। मैं गया शॉप पे, शॉप से कैमल कंपनी के क्रेयॉन कलर खरीदे। समझ आया? कलर यूज कौन करेगा? मेरी डॉटर। यूज कौन करेगा? मेरी डॉटर। मैं तो डिटेल ड्राइंग करता नहीं। मेरे नेफ्यू, मेरे स्टूडेंट्स, मान लो पेंसिल खरीदी या पेन खरीदी क्लास में देने के लिए, यूज कौन कर रहा है? मेरे स्टूडेंट्स। अब आराम से ध्यान से बात सुनना मेरी। पे कौन कर रहा है? पे कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं या मेरी डॉटर कर रही है? मैं कर रहा हूं ना। मैं हूं कस्टमर, मेरी डॉटर है कंज्यूमर। मैं कौन हूं? मेरी डॉटर कौन है? समझ में आया? अब एक गंदा सा एग्जांपल देता हूं, इसलिए क्योंकि डॉटर का, किसी का, स्टूडेंट का एग्जांपल याद नहीं रहता, कुत्ते का एग्जांपल याद रहेगा। इंसान का थोड़ी समझ में आता है, मैं कुत्ते का ऐसे याद रहेगा। ये है पेडिग्री बनाने वाली। मेरे पास एक कुत्ता है, या विनीत के पास एक कुत्ता है। ये जाके शॉप से पेडिग्री खरीदता है। कौन ब्रांड से किसी को पसंद हो, ये तो नहीं खाएगा, लेकिन किसी को पसंद हो, ये तो इंसान है, कुत्ता खाएगा। सही है या नहीं? इसे मैं जानता हूं ये नहीं खाएगा। मैं बात गलत बोलने लग गया था, इसलिए एक सवाल ली। अब क्या हुआ? पैसे किसने दिए? विनीत ने। कंज्यूम किसने किया प्रोडक्ट? कुत्ते ने। तो कंज्यूमर और कस्टमर का डिफरेंस समझ में आ गया? हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, माइकल पॉटर कहते हैं, जो कुत्ते को अच्छा लगे, ताकि कंज्यूमर को जब अच्छा लगे तो कस्टमर उसका पे करे। बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में? कई सिचुएशन में कंज्यूमर और कस्टमर सेम होता है, लेकिन कई सिचुएशन में कंज्यूमर और कस्टमर अलग होता है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात माइकल पॉटर ने क्या बोली? कहते हैं कंज्यूमर और कस्टमर में क्या डिफरेंस है, पहले समझ लो। कंज्यूमर कौन है? जो कंज्यूम कर रहा है, वेदर और नॉट ही और शी इज अ कस्टमर। समझ में आया या नहीं आया? कस्टमर कौन है? जो पे कर रहा है। अब आप कहोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो? देखो मैं आपको इसके ऊपर दिखाता हूं। आपके मैंने 3-4 पेज निपटा भी दिए बुक के। आप कहोगे सर 3-4 पेज हो भी गए? हाँ जी, चैप्टर 2 निकाल के दिखाता हूं। आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल फॉलो करना है और कुछ नहीं फॉलो करना, ठीक है? देखो एक मिनट रुक जाओ। चैप्टर 2 में था, 3 में था, एक मिनट रुक जाओ बस। कस्टमर,
जस्ट गिव मी अ मिनट। ये देखिए, अनदर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। आपको पूरा ये सब कहानी मैंने समझा दी है, पेज नंबर 12 चैप्टर नंबर 3। तो आपका यहां पे क्या होगा, मैं मजबूरन आपको कभी कहीं लेके जाऊंगा और कभी कहीं लेके जाऊंगा। तो आपको बीच बीच में कभी चैप्टर 2 पे जाऊंगा, कभी चैप्टर 3 पे। अब बारी आई वापस इस पे आने की, माइकल पॉटर साहब पे। कहते हैं फॉर्म पता चल गया मुझे, कस्टमर पता चल गया, कंज्यूमर पता चल गया, हम सेल करते हैं इसको, हम सेल करते हैं किसको, ये सेल होती है और यहां से परचेज होती है। सेल या यहां पे डिमांड आती है। डिमांड मतलब बायर हमसे कहेगा इतने यूनिट बना के दो। समझ में आया या नहीं आया? बायर हमसे क्या कहेगा, इतने यूनिट बना के दो, तो उसको कहते हैं सेल या डिमांड। आपने कहा अच्छा डिमांड इज सिनोनिम टू सेल, कई लोग गलत मान लेते हैं, डिमांड को परचेज मान लेते हैं। डिमांड इज नॉट परचेज, डिमांड इज सिनोनिम टू व्हाट, सेल्स। और सप्लाई इज सिनोनिम टू परचेज। हमने परचेज किया सप्लायर से, सप्लायर ने हमें सप्लाई कर दिया, क्लियर हो गया? अच्छा एक बात सोचो, यहां तक क्लियर होगी कुछ टर्म्स? चैनल, चैनल क्या होता है? आपने कोल्ड ड्रिंक खरीदी जाके, आपने क्या खरीदी? कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी खरीदी। पेप्सी में इंडिया का बॉटलर जो है उसका नाम है जय जूसेस, दूसरा है वरुण बेवरेजेस। जम्मू साइड है जय जूसेस, बाकी इंडिया में वरुण बेवरेजेस। क्या वरुण बेवरेजेस पे जाके खरीदी आपने? अब तो शॉप पे गए खरीदनी। तो बीच में जितने लोग आए, चाहे वो होलसेलर हो चाहे वो रिटेलर हो, बीच में जो लोग आए उनको मैं क्या कहूंगा? चैनल, रास्ता। समझ में आया या नहीं आया? चैनल क्या है? चैनल क्या है? मीनिंग जो बीच में आ रहे, किस किस के? बायर और फर्म के बीच में जो कोई भी आया है उसको मैं क्या कहूंगा? चैनल। क्लियर हो गया? अब कई लोग कहते हैं सर हम तो अमेजॉन पे बेच देते, तो चैनल अमेजॉन बन जाएगा। पॉइंट ये नहीं है कि कितने नंबर ऑफ चैनल्स है बीच में, पॉइंट है उस रास्ते को मैं क्या बोलूंगा? उस रास्ते को बोलूंगा चैनल। बायर दो तरीके के होंगे, पहला कंज्यूमर वाला जो डायरेक्ट कंज्यूम करता है, और दूसरा इंडस्ट्रियल। दूसरा कौन होगा? इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल बायर जो अपने यहां यूज करके इसको आगे प्रोड्यूस करके बेचता है। समझे कि नहीं समझे? आपने क्या किया? आपका काम था प्लास्टिक बनाने का, आपने ग्रेन्यूल्स खरीदे एज रॉ मटेरियल, सप्लायर से ग्रेन्यूल्स खरीदे, मतलब दाने खरीदा। किसका? प्लास्टिक का दाना खरीदा। आपने प्लास्टिक बनाई और किसको बेच दी? पेन वाले को। रेनॉल्ड्स और सेलो और जितने भी पेन है इसको बेच दी। तो आपने किसको बेचा? इंडस्ट्रियल बायर को बेचा या कस्टमर को बेचा? इंडस्ट्रियल बायर। वहां डायरेक्ट बायर नहीं है आपका, कस्टमर डायरेक्ट नहीं है। हो सकता है उसमें भी बीच में चैनल हो। आपने कहा उसमें कहां से चैनल आ जाएंगे? इंडिया मार्ट का नाम सुना है? इंडिया मार्ट का सुना तो लग रहा है। इंडिया मार्ट नहीं सुना? आज गूगल करके देखना, वो अमेजोन वगैरह की तरह है, लेकिन बल्क बाइंग के लिए है, रिटेल बाइंग के लिए नहीं है। वो किस चीज के लिए है? बल्क बाइंग के लिए। आप समझ में आया? इंडिया मार्ट तो वो भी एक चैनल है। आप क्योंकि बल्क आपका मेनली काम क्या रहा है अभी तक? कंज्यूमर का रहा है, कस्टमर का रहा है, तो इसीलिए आपने कम देखे हैं ऐसे एग्जांपल जहां पे इंडस्ट्रियल बायर हो। लेकिन इंडस्ट्रियल बायर भी खूब है और कंज्यूमर डायरेक्ट कंज्यूमेबल बायर भी बहुत है।
ये तो थी कुछ टर्म्स, याद हो गई। अब इन टर्म्स को हम कई बार मीनिंग को रिपीट करेंगे। क्यों? मैंने इसमें आपका चैप्टर 1 खत्म कर दिए, कई टॉपिक्स चैप्टर 2 के, कई टॉपिक्स चैप्टर 3 के। सच्ची आप पढ़ के देखोगे ना, आपको कह रहे ये खत्म भी हो गया, चैनल भी खत्म हो गया, कंज्यूमर खत्म हो गया, कस्टमर खत्म हो गया। मैं कह रहा हूँ ये सिलेबस है ही नहीं कुछ। ये सिलेबस बहुत सिंपल है, इसमें सारा टाइम कहाँ लगना है? ब्रेनस्टॉर्मिंग। सारा टाइम कहाँ लिखना है? आपसे आंसर लिखवा के देखने में। एक एक क्वेश्चन में आपसे लिखवा के चेक करूंगा, हर थोड़ा टॉपिक पढ़ेंगे फिर चेक करेंगे, ताकि मुझे पता चले तुम कहां जा रहे हो, गड्ढे में कूद रहे हो, क्या कर रहे हो। समझे कि नहीं? चल, और मैं पास्ट एग्जामिनर रह चुका हूं, मुझे मालूम है पेपर कैसे चेक करने हैं, क्या नहीं करने। एनी हाउ, मुद्दे पे आते हैं वापस। अब ये क्या था? ये क्या था? अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज सिखा, क्योंकि यहां से हम माइकल पॉटर साहब के बारे में आए। अभी तक तो हमने बेसिक चीज सीखी थी, टर्मिनोलॉजी सीखी थी। सप्लायर कौन है, बायर कौन है, चैनल क्या है, फर्म क्या है, परचेज क्या है, परचेज इज सिनोनिमस टू सप्लाई, सेल्स इज सिनोनिमस टू डिमांड। अब मैं हूं वापस एक प्रोड्यूसर, जिसे मैं कहूंगा फर्म। मैं कौन हूं? एक फर्म। फर्म ने क्या किया? गुड्स बेचने की बात की। हमने क्या किया? गुड्स बेचने की बात। गुड्स कैसे थे? गुड्स बेचने थे, मान के चलो एक चीज 400 रुपए की थी। पेन बनाया, पेन या प्लास्टिक बनाया पेन का, और इसको मैंने 700 का सेल कर दिया। तो अभी तक आप इसको मार्जिन या प्रोड्यूसर सरप्लस बोलते आए हो, प्रॉफिट या प्रोड्यूसर सरप्लस बोलते आए हो। मेरी कॉस्ट कितनी लगी? मेरी कॉस्ट कितनी लगी है? 400। मैंने सेल कितने का किया है? 700 का। ठीक है, बड़ा सिंपल है। इसको मैं क्या बोलूंगा? प्रॉफिट, मार्जिन या प्रोड्यूसर सरप्लस। अब मैं एक छोटा सा कहानी सुनाता हूं, और उसके बाद मैं आगे आपको वैल्यू का मीनिंग सिखाऊंगा। वैल्यू का मीनिंग सिखाऊंगा। अब देखो मैंने क्या किया, ये व्हाइट केबल आपको दिख रही है, लाइन केबल शायद दिख रही हो, या ये वाली, ये होती है कैट 5 कैट 6 केबल वगैरह। मैं एक दिन गया शकरपुर मार्केट पूरा बॉक्स खरीदने की, मेरे को थोड़ी थोड़ी केबल नहीं लेनी, पूरी केबल खरीदनी। ये आ रही है ना व्हाइट केबल, ये ना। मैंने कहा एक बंडल केबल का दे दो। ही कोटेड में 1200 रुपीज से। उसने मेरे को कितना कोट किया? 1200। मैं नेक्स्ट डे गया, उसका ओनर बैठा था या एम्प्लॉय बैठा था, मुझे नहीं मालूम, उसके मुंह से निकल गया 900। उसके मुंह से क्या निकल गया? 850 लेटस से। कितना निकल गया? 850। सोचो मैं खरीद लूंगा या नहीं खरीद लूंगा? जल्दी से खरीद लूंगा। क्यों? मेरे लिए उस प्रोडक्ट की वैल्यू 1200। परसीव्ड वैल्यू कितनी है मेरी? 1200। मैंने कितनी परसीव कर रहा हूं? 1200। मुझे मिल कितने का रहा है? 850। एज अ कंज्यूमर मुझे कितने रुपए बच गए? 350 रुपीज सेव हो गए कि नहीं हो गए? अपने बात तो सही कह रहे हो सर। 1200 वाली चीज मुझे कितने की मिल गई? 850 की। मेरे क्लियर कट 350 सेव है या नहीं है? मैं कहूंगा मेरे को पैसे बच गए। वही चीज जो मेरे को 1200 की पड़ती, वो मेरे को कितने की पड़ी? 850 की पड़ी या नहीं पड़ी? समझ में आया? आपने कहा बात तो सही है सर, 850 की पड़ी। तो कंज्यूमर सरप्लस का मतलब कंज्यूमर ने कितनी उसकी वैल्यू परसीव की माइनस एक्चुअली उसकी कितनी पड़ी। एक लास्ट टर्म ये समझ में आया? मैंने क्या बोला? जैसे 7 मैंने मान के चलिए उसने कोट किया था 950, तो 250 मेरे पहले दिन उसने कोट कितना किया? 950। दूसरे दिन उसने कितना कोट किया? 700। तो मेरे को कितने का मिल गया? 7। अब इसे समझाने के लिए 200 रुपए, 200-250 रुपए मेरा क्या कहलाएगा? कंज्यूमर सरप्लस। परसीव्ड वैल्यू क्या है? उस प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू में मान रहा हूं। अब वैल्यू का मीनिंग सीखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वैल्यू। पूरे आपको इंटर फाइनल अगर ये लाइन नहीं समझ में आई तो आप कुछ नहीं समझ पाए। और वैल्यू का मीनिंग है बहुत सिंपल, वैल्यू इज सीन इन द आईज ऑफ कस्टमर। वैल्यू कहां देखी जाती है? कस्टमर की आंख में।
ये लाइन आपको पेपर में भी कोट करके आनी है। वैल्यू इज सीन, कई बार बोलूंगा, रटे आइए, इन द आईज ऑफ कस्टमर। आपने कहा कैसे? मैंने कहा देखते हैं, समझते हैं, बहुत आराम से सुनेंगे, ध्यान से सुन। मैंने एक कार खरीदी, विकास बैठा है, विकास को मैंने वो कार गिफ्ट कर दी। लेट अस से मैंने होंडा सिटीज को गिफ्ट कर दी, खुशी खुशी ले रहा है, क्या चाहिए अब? ये बाहर जाने लगा, मैंने कहा रुको 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 एक सेकंड, इतना निर्दयी मत बन। क्या हुआ सर? मैं कुछ तो दे जा। इसने 10,000 रुपये निकाले, ये लो सर, खुश रहो, नई होंडा सिटी के बदले में 10,000, ऐश करो। ये एक कदम और बढ़ा, निकाह विकास ऐसे मत कर भाई, थोड़ा तो और दे। अब इसको बेचारे को मेरे पे दया आ गई, मेरा चेहरा ऐसा था, इसने कहा चलो सर को थोड़ा और दे देते हैं। इसने लाख रुपए कर दिए, 10,000 का 90,000, ही एडेड मोर एंड मेक इट 1 लाख रुपए। कितने कर दिए? 1 लाख। 1 स्टेप और आगे बढ़ा, मैंने कहा विकास अब ये बाहर बैठ जाओ थोड़ी देर, गेट बंद कर देना। मैंने कहा विकास एक बात बता, इतनी नाराजगी मेरे से? विकास ने कहा सर क्या चाह रहे हो? मैं थोड़ा तो और। इसने इसको टोटल मनी कर दिया 3 लाख। कितना कर दिया? 3 लाख। अब मेरे पास मतलब पहले था 1 लाख प्लस 2 लाख, इसने और दिए, 3 लाख हो गए। इसमें एक स्टेप और बढ़ाया, मैंने फिर कहा काश ऐसे ऐसे करेगा बड़े भाई के साथ। तो सर चलो लो। अब इसने टोटल लगा के 8 लाख कर दिए। ये पेड मी 5 लाख मोर। कितने हो गए टोटल? 8 लाख। थोड़ा थोड़ा करके इसने टोटल मेरे को अमाउंट जो सम दिया वो कितना दे दिया? 8 लाख। अब ये झन्नाया बैठा था, एक कदम और बढ़ा, गेट पे पहुंचने वाला था। मैंने क्या कहा? विकास, मैं अब नहीं सुनूंगा, कार लेनी है वापस ले लो, कार लेनी है वापस ले लो, मेरे लिए इससे ज्यादा वर्थ नहीं है इस कार की, रख लो अपनी कार। मेरे लिए इससे ज्यादा वर्थ नहीं है इस कार की, रख लो अपनी कार। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? अरे तुम तो 1 करोड़ रुपए पहुंच जाओगे धीरे धीरे करके। 8 लाख तक मैं मानता हूं इसकी वर्थ अपने लिए, मेरे काम के जो आएगा ना, मेरा फायदा जो है इससे 8 लाख का हो सकता है। 8 लाख लेने हैं तो लो, नहीं तो भाड़ में जाओ। मुझे मतलब नहीं है मार्केट में प्राइस कितना है, मे बी इट इज 4 लाख, मे बी इट इज 12 लाख। इसने लाइन क्या बोली? मेरे काम के लिए ये 8 लाख की वर्थ रखती है। जैसे जिस समय सुई चाहिए हो मैं तलवार दे दूं, आपकी किसी काम की नहीं है। मान के चलो आपको सुई चाहिए, बटन टूट गया है और बहुत इमरजेंसी है, आपको मान के चले 2 मिनट बाद एक बहुत बड़ी इंटरव्यू में जाना है, जिसके बाद आपका हो सकता है 1 करोड़ की जॉब लग जाए, भगवान करे ऐसा ही। अब मैं बैठा हूं सुई धागे में टेलर की दुकान खोल के, मैंने कहा एक सुई चाहिए, दूंगा 500 रुपीज की। आप कहोगे सर 2 रुपए की आती है सुई, मैं कहूंगा 500 चाहिए। क्या ये 500 देगा? देगा या नहीं देगा? देगा ना? वो गया ना, नहीं दूंगा। वो 1 करोड़ की जॉब छोड़ने को तैयार है, जरूरी मिले, एक ही जॉब है। अब बोलो, दूसरी दुकान ही नहीं। सुनो, 500 ये देगा, झक मार के देगा, रोते बिलखते देगा। तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बाद में देखियो, अभी आके तेरे बदला लूंगा। इमरजेंसी में तेरे से मेरे से वो करता है। आपको मैं बताता हूं, ये मजाक नहीं है, ये एक्चुअली वैल्यू की मीनिंग है। सेलिंग प्राइस वैल्यू नहीं होती, वैल्यू इज सीन इन द आईज ऑफ कस्टमर। बीजिंग में एक बार जैम लगा, 2 या 3 दिन तक वो जैम चला, इतना लंबा जैम था, 8 किलोमीटर का। उस जैम में लोगों ने पता है कितने रुपए की सामान बेचा? जो बोतल 200 रुपए की आती थी वो उसने 2,000 10,000 ऐसे बेची है लोगों ने, पानी की बोतल। देना पड़, क्या करूंगा? वैल्यू
उसके लिए उसकी थी, वर्थ करता था। इसीलिए कई जगह आप एमआरपी से ज्यादा पे खाना खरीदते हो, सामान खरीदते हो कि नहीं खरीदते? खरीदते हो कि नहीं? जानते हो एमआरपी इतना है फिर भी ज्यादा पे लेते हो कई बार, क्योंकि वैल्यू इज सीन इन द आईज ऑफ कस्टमर। तो वैल्यू क्या है, परसीव कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट। सेलिंग प्राइस बाद में डिसाइड होता है। तो उन्होंने क्या सिखाया, क्या सिखाई? पहली चीज वैल्यू। और वैल्यू कहां से देखी जाती है? कस्टमर की आंख में। तो आपने कहा परसीव वैल्यू माइनस प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्या लाएगा? कंज्यूमर सरप्लस। और दूसरी चीज है प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस मतलब आपका मार्जिन। अब आप एक कंपनी है, फर्म, आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे आपका ये भी इंप्रूव हो, ये भी इंप्रूव हो, और ये तीनों दोनों मिला के भी इंप्रूव हो। चाहोगे कि नहीं चाहोगे? आप चाहोगे आपका मार्जिन बढ़े? चाहोगे कि नहीं चाहोगे? आप चाहोगे कि कस्टमर भी सोचे कि उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा हुआ है? चाहोगे कि नहीं चाहोगे? वो सोचे कि यार 1200 की चीज 900 की मिली है, तभी तो वो आपके पास आएगा, नहीं तो कंज्यूमर दूसरे के पास नहीं चला जाएगा, कस्टमर कॉम्पिटिटर के पास। जब उसको आपसे सबसे ज्यादा फायदा दिख रहा होगा तभी तो आपके पास आएगा, नहीं तो कस्टमर किसी और के पास चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। तो आप ये भी चाहोगे, और आप चाहोगे कि यार इसमें और इसमें डिफरेंस सबसे ज्यादा हो। मतलब यहां पे कितना था? 300, यहां कितना था? 250। तो आप चाहोगे ये जो वैल्यू है 550 का जो डिफरेंस है, 950 एंड 400, इसके बीच का डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है? चाहोगे कि नहीं चाहोगे? बताओ, चाहोगे? माइकल पॉटर कहता है, अभी ये पूरी चीज समझ में पूरी तरह नहीं आई है, इस गलत फहमी मत रहना कि समझ में आ गया पूरा, कि हाँ ये चार्ट समझ में आ गया ना। मैंने अभी कुछ लिखवाया, नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा, आज तो सिर्फ बेसिक्स बताएं। माइकल पॉटर कहते हैं इसके लिए हमारी 2 स्टडी, ये सारे लिखवाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। इसके लिए हमारी 2 मेन स्ट्रेटेजीज है। इसके लिए, किसके लिए? अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। अब अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए का मतलब क्या हो? आप मान के चलिए एक मंडी में बैठे हैं। कहां बैठे हैं हम? मंडी, फिश मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, सब में आपको वही चार्ज करना पड़ता है जो पड़ोसी चार्ज कर रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? आपको क्या चार्ज करना पड़ता है? पड़ोसी चार्ज कर रहे हैं। सही बोल रहा हूं ना? फिर सर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, आपको वही चार्ज करना पड़ता है ना। फिर माइकल पॉटर कहता है कि कैसे हम एक्स्ट्रा अर्न करें, ये सोचना है। कैसे हम एक्स्ट्रा अर्न करें? सब प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं नॉर्मल। मैं अगर सब्जी वाला हूं, ये भी सब्जी सेल करते हैं, ये भी सब्जी सेल करते हैं, ये भी सब्जी सेल करते हैं, मैं कैसे एक्स्ट्रा अर्न करूं? क्योंकि है तो मार्केट में ही बैठे, मंडी में ही बैठे। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? तो कहते हैं देखो बड़ा आसान है। पहली बात तो एक्स्ट्रा अर्न करने को कहेंगे हम इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी। एक है नॉर्मल प्रॉफिट जो सब अर्न कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट। समझ में आया या नहीं आया? एबनॉर्मल प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट मतलब क्या है? एबनॉर्मल प्रॉफिट। उन्होंने कहा 2 तरीके हैं। पहला डिफरेंशिएशन और दूसरा कॉस्ट लीडरशिप। 2 तरीके हैं, डिफरेंशिएशन या कॉस्ट लीडरशिप। डिफरेंशिएशन में क्या है? आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करो बाकी उससे। आपने कहा कैसे कर भाई? मैं बता रहा हूं, ये जो एप्पल है ना, इसको खाने के बाद तुम्हारे स्किन पे जो ग्लो आएगा कुछ और ही होगा। अब तुम एक्स्ट्रा पैसे दोगे। ये तो फेक डिफरेंशिएशन था, लेकिन अगर रियल हो जाए ऐसा कुछ, पैसे दोगे कि नहीं दोगे? बात समझे कि नहीं समझे? ये तो मैंने फेक कहानी सुनाई। अगर ऐसा कुछ रियल हो, आपने कहा ऐसा कैसे हो सकता है सर? देखो सबसे सिंपल एग्जांपल हम सब जानते हैं।
एप्पल एंड एंड्रॉइड। एप्पल ने अपने आप को डिफरेंशिएट करा। आप कहोगे कैसे? बहुत सिंपल है। एप्पल, आपको लगता होगा यार ना कैमरा की क्वालिटी बढ़ा रहा ना कुछ कर रहा, फिर भी इतना बिकता है और इतना महंगा बिकता है। उसके मेगापिक्सल आज भी शायद 10 या 12 है और ये 64, 128 मेगापिक्सल, 160, 128, 64 नॉर्मल। आप कभी उससे फोटो खींचना और इससे फोटो खींचना, आपको अपने आप डिफरेंस दिख जाएगा। अगर कम मेगापिक्सल भी उसकी फोटो अच्छी ना है तो बात रही। डिफरेंशिएशन। हर अलग चीज जो लाया पहले एप्पल लाया, एंड्रॉइड नहीं लाया। एप्पल को कॉपी करता है एंड्रॉइड, तो वही और कुछ नहीं। एंड्रॉइड तो ओपन सोर्स है, उसको कॉपी करता है। एक दो नई चीजें वो रिकॉर्डिंग ले आया जो एप्पल कहता है हमें प्राइवेसी के चक्कर में चाहिए नहीं। अदरवाइज आप चेक कर लो सारी चीजें कहां से आई, एप्पल। आपको मैं बताऊं, एक बहुत फेमस लड़ाई हुई थी एप्पल में। स्टीव जॉब्स जब उनके उसके ऐड करते थे, अब तो नहीं है, और बिल गेट्स। एक्चुअली ये एप्पल की कहानी नहीं थी कि ये विंडोज और ये मैक एप्पल नहीं लाया था, स्टीव जॉब्स नहीं लाया था। ये तो सबसे पहले जेरोक्स लाया था, वो बाद में बताऊंगा कहानी किस। लेकिन एप्पल, स्टीव जॉब्स के पास जो विजन था वो और किसी के पास नहीं था। पता है, पहले जो हम लोग काम करते थे ऐसे काम करते थे, दिखाता हूं आपको। ये होता था बेसिक, अभी खुलेगा। आज से 30 ईयर्स अगो जब काम किया जाता था, इस पे काम किया जाता था बेसिक। जैसे अगर मुझे किसी इस पे, अगर मेरे को यहाँ पे ड्राइव पढ़ना सिखा रहा हूँ, C :user/Lenovo, अगर मेरे को बैक जाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा CD ... देखो एक कुछ पीछे चला गया, CD Lenovo, वापस अंदर घुस गया फोल्डर में। ये क्या था, ये पता क्या था? ये कुछ नहीं था, ये फोल्डर खोलना था और कुछ नहीं था। ये फोल्डर खोला तो ये अंदर जाते जा रहे हैं ना, ये फोल्डर है। तो सारा काम कैसे होता था? कोड। एप्पल ने सबसे पहली बार बनाया पेंट। पेंट सुना है कंप्यूटर में? एप्पल अपना कुछ और नाम था उसका, उसने नाम दिया GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। मोबाइल में ये चल रहा था, माउस वगैरह था एक्चुअली जेरोक्स का, लेकिन वो फ्लॉप हो गया था, उससे वो डर गए थे जेरोक्स वाले। एप्पल ने लॉन्च किया, एप्पल ने लॉन्च किया पहली बार। दूसरी बार जब पेंट लॉन्च कर रहे थे, GUI पहले लॉन्च कर दिया, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, मतलब जहां माउस से क्लिक वगैरह कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन, लोग पागल हो गए। फिर पता है क्या चालू किया? पेंट। लोग पगला गए, ये क्या है। और पेंट जैसे ही लॉन्च करने वाले थे, माइक्रोसॉफ्ट को उसने क्या कर रखा था, हमने खबरी छोड़ रखे थे एप्पल ने। उसे पता चल गया एक दिन पहले लॉन्च इवेंट से, माइक्रोसॉफ्ट ने पेंट अनाउंस कर दिया, MS पेंट। और जो स्टीव जॉब्स ने हिंदी में गाली, उसने तो इंग्लिश में सुनाई, जो गाली सुनाई है बिल गेट्स को फोन करके कि यू थीफ। बिल गेट्स बहुत फेमस है थीफ कहलाने के लिए, क्योंकि वो सबकी, कोई अगर उसके पास अपना आइडिया लेके जाता है ना बिजनेस आइडिया, वो चोरी करके अपने में डाल देता है। इज अ वेरी फेमस थीफ। तो कई इनोवेटर्स ने, कईयों ने उसको गाली दिया। किसी ने केक फेंक के मुंह पे मारा है, किसी ने कुछ किया, किसी ने झापड़ लगाया है। वो फेमस है। वो मत सोचो कि वो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में से एक है, लेकिन उसने गाली इतनी खाई है कि क्या कहने। तो चीट है ना एक्चुअली, मतलब खूब गाली दी। लेकिन आप सोचो, वो एक पागल कर देने वाली चीज थी। उसके बाद वो लेके आया, चिढ़ गया। उसके बाद जो वापस उसने पिक्सार के थ्रू जाके वापस इसने खरीदा। पहले उसे निकाल दिया गया था एप्पल में से, फिर वापस एप्पल खरीद, एप्पल में आ गया, बोर्ड में आ गया। तो जब उसने आया तो उसने GUI इंट्रोड्यूस किया। GUI इसमें मतलब टच पैड। अब लोग पगला गए, ये क्या है? मोबाइल, हम तो वो वाला टच पैड यूज करते थे, वो वाला, ये कैसे कर रहा है न्यू, ये क्या आ गया? इन्होंने कॉपी किया एंड्रॉइड ने, उसने क्या किया? GPS डाल दिया। इन्होंने GPS कॉपी किया, उसने क्या किया? मोबाइल में कैमरा डाल दिया। तो यार ये क्या कर रहा है? कुछ खरीदने की जरूरत ही नहीं है। पॉइंट समझो क्या कहना चाह रहा हूं? डिफरेंशिएशन। तभी तो आदमी पैसे देने को रेडी है। लोग पागल है एप्पल के लिए। वो जितने का 1.5 लाख का फोन निकालते हैं, 1.5 लाख देते हैं कि नहीं देते? तो उन्होंने क्या कहा? डिफरेंशिएशन, मतलब बेनिफिट पोजीशनिंग।
डिफरेंशिएशन मतलब क्या है? बेनिफिट। अपने आप को ऐसे पोजीशन करो कि सामने वाला भी कहे हाँ यार ये कुछ डिफरेंट चीज दे रहा है। सेकेंड वे मतलब आप क्या कर रहे हो? सेम प्रोडक्ट ना बना के प्रोडक्ट के अंदर एलिवेशन कर रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन। दूसरा क्या बोला? कॉस्ट लीडरशिप। सेम प्रोडक्ट सस्ते में बना दो। MI इसके लिए फेमस है। MI इसके लिए फेमस हुआ या नहीं हुआ? सस्ते में वही चीज बना के दी उसने। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? पॉइंट ये है, दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है? अब आपका प्रोड्यूसर सरप्लस या ये जो वैल्यू एडेड है ये कैसे इंक्रीज होगा, उसको सिखाया इन्होंने इसके थ्रू। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही सारी चीजें पढ़ेंगे। माइकल पोर्टर ने सारी चीजें, जेनेरिक स्ट्रेटेजीज थी, डिफरेंशिएशन, कॉस्ट लीडरशिप, और उसको लिंक करेंगे किसके साथ, कैसे वैल्यू क्रिएशन आया। ये पूरा भी समझाया नहीं है मैंने, लिखवाऊंगा इसके ऊपर, डिटेल में समझाऊंगा। समझे? अभी तो बस बहुत छोटा सा ओवरव्यू दिया हर चीज का कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम दुनिया को बिजनेस करना सिखाने वाले हैं, सीखने वाले हैं, बड़े बड़े जो फेमस लोग हैं उनसे। ठीक है, आज मैं यहीं पे फिनिश करता हूं, नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे। छोटी रही क्लास, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही, आज के लिए रखा, बाय।